तो चलिए चर्चा हम करते हैं कांग्रेस के आरोपों को लेकर। कांग्रेस जिस तरह से हिसाब मांग रही है, हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के जरिए, और सीएम की ओर से जो पलटवार किया गया है उसे लेकर हम चर्चा करेंगे। भूपेंद्र सिंह गहलोत हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता। कांग्रेस से रमन सिंह हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं, मेघराज यादव प्रवक्ता जेजेपी, ओंकार सिंह इनेलो प्रवक्ता भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। देखिए भूपेंद्र सिंह जी, आपने भी भूपेंद्र हुड्डा को सुना होगा, उदय भान को भी आपने सुना होगा। कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि हर एक मोर्चे पर हरियाणा सरकार नाकाम रही है, विफल रही है। अब समय आ गया है कि हरियाणा को हिसाब दिया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, अपने पैनलिस्ट साथी को, दर्शकों को नमस्कार करता हूं। फिर मैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही है, मैं उस पर आऊंगा। उनके पास कहने को कुछ है नहीं, और ना उनके समय में जो काम हुए थे वो उनको गिनाने की बात करेंगे। हमारी सरकार जब से 9.5 साल से आई है, अनेकों कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ने लागू की, विकास के कार्य किए हैं। उनके समय में रोडों पर गड्ढे होते थे, और जो गाड़ी 10 साल चलनी होती थी वो 3 साल में कंडम हो जाती। आज हमारी सरकार ने रोडों की इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि जहाँ कहीं भी जाने में 6-6, 7-7, 8-8 घंटे लगते थे, मात्र 2-2.5 घंटे में वहां पर लोग पहुंच जाते हैं। उनका पेट्रोल भी बचता है, समय भी बचता है, और गाड़ियां भी टूटने से बचती। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि कितनी कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ने लागू की। मैं सबसे पहले तो बुजुर्गों की पेंशन की बात करता हूँ। अब ये कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 6,000 रुपए देंगे। देखिए, ना तो राधा नोमन तेलोगा, ना राधा नाटे। दूसरा, जब इनकी सरकार 9.5 साल रही तो मात्र 500 रुपए बढ़ाने का काम किया था। 500 रुपए पहले मिलते थे, 500 रुपए इन्होंने बढ़ाए, 1,000 रुपए पेंशन की। हमारी सरकार ने 3,000 रुपए का वादा किया, 3,000 रुपए की, और ज्यादा पेंशन भी हमारी सरकार ही करेगी, और लोगों को ये विश्वास है। आयुष्मान योजना हमारी सरकार लेके आई, गरीबों को इलाज के लिए। तमाम बातें हैं। चार्जशीट जो जारी की गई है उसमें पूछा गया है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। पहला सवाल ये भी पूछा गया है कि घर घर तक हरियाणा में नशा कैसे पहुंच रहा है, ड्रग्स का काला साम्राज्य हरियाणा में कैसे बन गया है, सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है, करप्शन के जनक और जनता के जी का जंजाल क्यों बने सरकारी पोर्टल। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। 10 साल में हजारों करोड़ के 50 से ज्यादा बड़े घोटाले क्यों हुए हैं। तो बाकायदा ये चार्जशीट जो है जारी की गई है, जिसे लेकर प्रेस वार्ता भी की गई, जिसमें महंगाई को लेकर, करप्शन को लेकर, पोर्टल को लेकर सवाल सरकार से पूछे गए क्या। देखिए, जो हमारी सरकार ने पोर्टल सिस्टम लागू किया, उससे जो कांग्रेस के राज में दलाल थे उसका खात्मा हो गया। आज हमारे किसी को भी पेंशन बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। एक फैमिली आईडी के ऊपर जिसकी 7 साल उम्र हो जाती है और 3,000 रुपए से कम है, अपने आप बन करके इनके उसके खाते में पैसे आने शुरू हो जाते हैं। इनके समय में इनके दलाल थे जो 15-15 हजार रुपए लेके पेंशन बनवाने का काम करते थे। मैं इसी तरह से आयुष्मान योजना की बात करूं, अपने आप उनके 5 लाख का कार्ड उनके खाते उसमें आ जाता है, और पर किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इनको तकलीफ भी इस बात की हो रही है कि इनके राज में तो पैसे लेके सारे काम होते थे। फिर ये भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की बात करते हैं। हमारी सरकार ने 1,32,000 नौकरियां बगैर खर्ची पर्ची के, बगैर क्षेत्रवाद के, बगैर जातिवाद के, बगैर भेदभाव के मेरिट पर आधार देने का काम किया। लेकिन जो 15 सवाल पूछे गए हैं ना गहलोत जी, उसमें ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में 37.4% बेरोजगारी दर है। हालांकि सीएमआई के आंकड़े हैं जिनको आप लोग नहीं मानते हैं। कांग्रेस कार्यकाल के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी बढ़ी है। ये केंद्र सरकार का हवाला देकर ही कांग्रेस कह रही है। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली है, ये भी कहा गया है। शिक्षा विभाग का कहा गया है 50,000 से ज्यादा खाली पद हैं। पुलिस विभाग में 20,000 से ज्यादा रिक्तियां हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में लगभग 20,000 से ज्यादा पद खाली हैं। 30 से ज्यादा भर्तियों में पेपर लीक घोटाले हुए हैं। तो ये बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं 15 सवालों में अलग अलग। तो कांग्रेस लगता है कि पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर चुकी है। देखिए, सारे देश की, प्रदेश की जनता जानती है इस समय इनके राज में किस तरह से नौकरी बिकती थी, और इनके राज में जो नौकरी पे लोग भर्ती हुए थे, 13 लिस्टें इनकी कैंसिल हो गई, और 14वीं लिस्ट
जो इंस्पेक्टर भर्ती थी उसको माननीय उच्च न्यायालय ने संदिग्ध मान लिया और उसको इंक्वायरी के लिए सरकार को आदेश दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके हालात जो थे, हमारी सरकार में तो ऐसा हुआ नहीं कभी भी, और हमारी सरकार में हमने 1,32,000 नौकरी थी और आने वाले 2-3 महीने के अंदर हम 50 से 60,000 नौकरियां और देंगे। हमने सारा पोर्टल का सिस्टम खोल रखा है और सबसे आवेदन मांग रखे हैं। कुछ हमारे यहाँ अंडर कंसिडरेशन है जिनके रिजल्ट भी आ जाएंगे और जिनको नौकरियों पर ज्वाइन करने का काम बहुत जल्दी किया जाएगा। हमारी सरकार कोई भेदभाव तो करती नहीं है, ना हमारी सरकार किसानों की जमीनों पे झूठे नोटिस देकर अपने आदमियों के नाम जब वो एग्रीमेंट कराते थे जैसे कांग्रेस में, और फिर वो मोटे पैसे लेकर के बिल्डरों को ठीक है, मैं कांग्रेस से जवाब देती हूँ। रमन जी, आपने सीएम साहब को भी अभी सुना। सीएम, सरकार, बीजेपी के प्रवक्ता अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। आप लोग चार्जशीट जारी करते हैं, आप लोगों ने 15 सवाल पूछे हैं जिसमें आप लोगों को लग रहा है कि सरकार तो हर एक मोर्चे पर, सरकार हर जगह पर फेल हुई है। क्यों लग रहा है कांग्रेस को ऐसा? देखिए ज्योति जी, बात सीधी और स्पष्ट है। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है, क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल है। हरियाणा के बच्चे, लाखों बच्चे गांव में अपनी जमीनें बेच के विदेशों में पलायन करके डोंकी के रास्ते, मौत के रास्ते उन्होंने विदेशों को चुना। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। इससे आगे हम बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य असुरक्षित है, जग जाहिर है। कोई किसी को सरेआम गोली मार देता है, कोई किसी से सरेआम फिरौती मांग रहा है। आप मर्डर का आंकड़ा उठा के देख लो, हरियाणा में कोई सा ऐसा जिला नहीं है जहां पर डेली कोई कोई वारदात ना होती है। हर रोज का एक मजाक बन के रह गया। उसके बाद आप घोटाले देखिए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी घोटाले थे, शराब घोटाले थे। सरकार ने एक आईना तो बदला कि खट्टर साहब का विरोध इतना था कि उनको इन्होंने चुनाव से पहले दूर करके अपने विरोध को दूर करने की एक कोशिश की। चलो, इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने इनको आईना दिखाया। आप मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने नौकरी की बड़ी बड़ी बातें मैं बीजेपी के प्रवक्ता साथी से सुन रहा था। सेक्रेटरी के इनके दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। आज उसकी जांच कहां पे है? जिस प्रांत के अंदर 30 से 35 बार पेपर लीक होके कैंसिल हो गया हो, वो नौकरियों की बात करते हैं। हरियाणा को बार बार दोनों हाथों से लूटा गया। कुछ साथी इनको हराने के नाम पे, गंगा जमुना भेजने के नाम पे इनके साथ लूट का लाइसेंस लेके बैठ गए। वो भी जग जाहिर है, जनता ने उनको भी चुनाव में आईना दिखाया। उसके बाद आप देख लीजिए, एक ऐसा कौशल का पोर्टल बना जिसमें बच्चों का जो सरकारी नौकरियों का रोजगार था उसको। ठीक है रमन जी, लेकिन जो चार्जशीट में पढ़ रही हूँ, जो मेरी बात मुझे भी कंप्लीट करने दीजिए। आप ही कंप्लीट करेंगे, तो सही, आप ही कंप्लीट करेंगे। जो पहला ही सवाल है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, उसका पहला बिंदु ये है कि प्रदेश में 37.4% बेरोजगारी दर है CMIE के मुताबिक। तो इसको तो हरियाणा सरकार तो मानती ही नहीं, इसको तो कांग्रेस से जोड़ा जाता है। तो जिस एजेंसी को हरियाणा सरकार नहीं मानती है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहते हुए सदन में कह चुके हैं कि CMI के आंकड़ों को हम नहीं मानते हैं। जो तरीका है इनका, जो प्रक्रिया है वो भी गलत है, उसको लेकर भी सवाल उठे। तो आप लोगों की जो चार्जशीट है वो तो इसी पर बेस्ड है पूरी तरह से, बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर। तो देखिए ज्योति जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक ऐसी सरकार जो कि हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों ने चुनी, वो सच्चाई से भागती है बार बार। नशा हरियाणा में गांव, शहरों, कस्बों तक चला गया, ये तो इस सच्चाई को भी नहीं मानेंगे। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर भ्रष्टाचार के नगर निगम के अड्डे बन गए दफ्तर, ये तो उसको भी नहीं मानेंगे। अगर इनकी फैमिली और प्रॉपर्टी आईडी इतनी दुरुस्त थी तो आज उसको ये बंद करने पर जांच बिठाने की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? आज तो माननीय हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो भी आज तो कह रहे हैं कि हमने सभी पटारे खोल दिए। आपने 4.5 साल सरपंचों को पीड़ित किया। अब चुनाव के समय में जब आपको आपकी जमीन दिखाई नहीं हुए सरपंचों, तो चुप कराओ, पहले चुप हो जाओ। आपके पास आंकड़े नहीं होते, आप चुप बैठिए थोड़ी देर। मैं कहता हूँ 4 साल तो चुनाव हुए नहीं हुए, सुनने की क्षमता रखें। 4 साल तो हुए नहीं। आप सुनने की क्षमता रखें। गहलोत जी, आप सुनिए भी, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि दूसरी बात, चुनाव देरी से हुए, BCA के चलते भी मामला। देखिए आप मेरी बात सुनिए। 10 साल से हरियाणा में इनकी डबल इंजन की सरकार ये कहते आए, सरपंचों के भी चुनाव हुए, सब कुछ हुआ, इनके दौर में हुआ। सरपंचों के खिलाफ जो ये तुगलकी फरमान पहले लेके आए थे, अगर वो इतना ही अच्छा था तो आज वापिस क्यों लिया उसको?
किसान हरियाणा की एक ऐसी भूमि है जिस पर किसान भारत का अन्नदाता रहता है। अगर 3 काले कानून इतने सही थे तो वापस क्यों लिए? बहुत सारे सवाल हैं ज्योति जी। और हरियाणा में अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। हरियाणा में लाठियां गोलियां चलाई जा रही हैं, ये तो इसको भी नहीं मानेंगे। दलित विरोधी सरकार है, पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है। एक मुख्यमंत्री जो इन्होंने चुना है, आज उसके हालात इन्होंने आप ऐसे लोग कर रखे दलित कि उसका विरोधी कोई की साथ बात देने को। करते हैं, मिर्चपुर की बात करते हैं। मिर्चपुर में क्या हुआ? अभी आप सीएम को देखिए, सुन ही रहे मिर्चपुर थे। के बाद आप हजारों मिर्चपुर हरियाणा ये कह रहे और हैं कि पूरे आपकी देश के सरकार अंदर में देख तो सकते हो। एफआईआर तक भी फाइल नहीं हो पाती थी। सब कुछ हुआ था ज्योति जी, शायद आप अपने आंकड़े दोबारा करा लेना, मैं एफआईआर की कॉपी आपको नहीं, व्हाट्सएप कर सीएम जो दूंगा। कह रहे हैं, सब मैं कुछ हुआ व्यक्तिगत था। तौर पर ये नहीं, मेरा आरोप नहीं है। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ बड़े साफ शब्दों में। दूसरी बात, हरियाणा में क्या कोई भी ऐसा जिला रहा जहाँ पे हर महकमे के कर्मचारी धरनों पे ना रहे हो? ये तो उसको भी नहीं मानेंगे। जनता ने एक मन बना लिया है आज ये लोग। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, कल हाथीधार के अंदर सरेआम एक आदमी को गोलियों से भून दिया गया। हाँ। प्रशासन का फेलियर नहीं है ज्योति जी? बिल्कुल। यहाँ पे हालात ये हैं कि आज कोई किसी को सरेआम गोली मार देता है, गुंडा राज है। और मुख्यमंत्री जी अपनी जनसभाओं में, दिल्ली की मीटिंगों में व्यस्त है। जनता की सेवा करना सरकार का पहला प्राथमिकता धर्म है। लेकिन मैं एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से आपसे पूछना चाहता हूं, आपके राही, मीडिया के राही, इन्होंने बने हुए सैनी साहब ने हो गए हैं कुछ महीने, तो उनको आज तक ये नहीं पता कि हरियाणा की जमीनी धरातल की सच्चाई क्या है। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी उनको काम नहीं करने देते। जब वो किसी ऑफिसर की ट्रांसफर की बात करते हैं, खट्टर साहब मना कर देते हैं। आज तक के इतिहास में सबसे फेलियर चीफ मिनिस्टर सैनी साहब रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था उनसे नहीं संभल रही। बस वो तो क्या है, ऐलान मुख्यमंत्री बन गए कि मैं ये भी ऐलान कर दूं, मैं ये भी ऐलान कर दूं। लेकिन ज्योति जी, आज हरियाणा की जनता ने एक मन बनाया है, क्योंकि 10 साल की जो पीड़ा थी उसका वोट की सोच से बदला लेने का समय है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं, जो हरियाणा की जनता पीड़ित हुई है उसके नबज के आधार पे मैं ये बात कह सकता हूं कि ये लोग सत्ता से जाने वाले हैं। ये सरकार बहुमत में नहीं है। क्या आप ये बात नहीं मानने को तैयार हैं? दिस गवर्नमेंट लो से मेजोरिटी, इनके पास बहुमत तक नहीं है। हालात ऐसे हो रखे हैं कि हरियाणा में ज्योति जी आज बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। इनके मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पे एक ऐसी बात कही जिससे हरियाणा की हर नारी पीड़ित हुई। आप भी एक नारी शक्ति का हिस्सा हो। स्पोर्ट्स मिनिस्टर पर ऐसे एलिगेशन लगे, कोर्ट से भी सारी बातें सामने आई, पुलिस की एफआईआर में सामने आई, और मुख्यमंत्री की बेशर्मी की हद देखो। पूर्व मुख्यमंत्री को कहते कि हम तो इस्तीफा नहीं लेंगे। क्या बहन बेटियों के साथ यही होता रहेगा? ये हरियाणा बनाने चले थे हम लोग। चलिए रमन जी, मैं जेजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। हरियाणा मांगे हिसाब, मैं एक बार जो मुख्य बिंदु हैं वो पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगी। बेरोजगारी का मुद्दा पहले सवाल में, उसके बाद असुरक्षित राज्य हरियाणा को कहा गया कि दूसरा सवाल ये लिया गया कि घर घर तक नशा ड्रग्स कैसे पहुंचे, सवाल पूछा गया कि चौथा सवाल ये कि महंगाई हरियाणा में सर्वाधिक क्यों है पूरे देश में, करप्शन के जनक और जनता के जी का जंजाल क्यों बन गए हैं सरकारी पोर्टल, ये भी पूछा गया कि 10 साल में हजारों करोड़ के 50 से ज्यादा घोटाले क्यों हुए हैं, बीजेपी काल किसानों का काल क्यों बन गया कि ये भी पूछा गया है, बीजेपी ने दलितों और पिछड़े वर्ग की घोर उपेक्षा क्यों की है, ये भी सवाल भी पूछा गया कि आरोप भी लगाया गया है, अग्निपथ और कौशल निगम के जरिए पक्की नौकरियां क्यों खत्म की गई हैं, ये भी पूछा गया, हर वर्ग पर लाठी और गोलियां सरकार ने क्यों बरसाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को शून्य पर क्यों लेकर आई है बीजेपी, ये सवाल किया गया कि 2014 और 19 का जो घोषणा पत्र था, जो चुनावी घोषणाएं थी, उनको पूरा क्यों नहीं किया गया है, बीजेपी ने स्वास्थ्य सेवाओं का दिवालिया क्यों पीट दिया है, बीजेपी ने हरियाणा के शिक्षा तंत्र को बर्बाद क्यों कर दिया है, और अंतिम सवाल ये पूछा गया है कि बीजेपी ने देश की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था को चौपट क्यों कर दिया है। तो ये सवाल हालांकि बीजेपी से पूछ रही है कांग्रेस, मेघराज जी, टेक्निकली क्योंकि बीजेपी सरकार में है तो बीजेपी से पूछे जाएंगे, लेकिन 4.5 साल तक आप लोग भी सरकार में रहे, जनता के बीच आप लोग भी जा रहे हैं, सवालों का जवाब आप लोगों को भी देना होगा, हिसाब आप लोगों को भी, आपकी पार्टी को भी देना होगा। यादव जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज आपने बहुत ही मैं ये कहते हैं ना कि बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि भाई गोदी मीडिया है, सरकार से सवाल नहीं पूछती, बट मैं बहुत खुश हूँ
कि आज जिस तरह के तरीके से आप जो है सवाल पूछ रहे हैं, उसके लिए रखिए आपका चैनल सवाल ऐसा है जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में पूरी मदद करता है। नहीं, हम तो हमेशा ही करते हैं, केवल आज नहीं, करता है। हम हमेशा करते हैं और करते रहेंगे, जिम्मेदारी से करते रहेंगे। चलिए आप उत्तर दीजिए। बिल्कुल करना भी चाहिए, इसी के लिए हम सब आई थिंक यहाँ पे बैठे हुए हैं आज के लिए। और देखिए जितना भी आप अभी मैं सुन रहा था अभी प्रवक्ता साथियों को भी, आप ये देखिए जहां बात आती है 4.5 साल की, हम बार बार एक चीज बोलते हैं 4.5 साल जननायक जनता पार्टी ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हरियाणा प्रदेश को चलाने का काम किया है। जो 2019 की सिचुएशन थी उस सिचुएशन के हिसाब से हमने डिसीजन लिया था, चाहे हमने हुड्डा साहब को बड़ा भाई मानकर तब ऑफर दिया था, उन्होंने ठुकरा दिया, जैसे आज राज्यसभा में ठुकरा रहे, पीछे हट रहे हैं। नहीं, ये नहीं तो हुआ हमारे था, पास ये कोई कब हुआ था? कंडीशन नहीं बचती थी। और हमारे जो मैनिफेस्टो था, ये 2019 की बात कर रहा हूं मैं, हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से जो हमारा था, नहीं, हुड्डा साहब तो कह रहे हैं, ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा भी कई बार कहते हैं कि हमने ऑफर किया था। आप लोग अब जाकर ये कह रहे थे जब गठबंधन टूटने की जो खबरें सामने आने लगी थी, इस तरह की हलचल थी, तब तो आप लोगों ने कभी कांग्रेस को कब अप्रोच किया था? देखिए हुड्डा साहब ने भी 4.5 साल तक कभी ये नहीं कहा, 4.5 साल तक कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो भी हमारे पास आए थे या नहीं आए थे। लेकिन जहां तक आज बात कर रहे हैं, तो बाकायदा जिस दिन परिणाम आया उस दिन दिल्ली हुड्डा आवास पर प्रेस वार्ता हुई थी, जिसमें वो सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, जिसमें विधायकों के आपके संपर्क में होने का भी दावा कर रहे थे। हाँ बिल्कुल थे, हम भी थे, विधायक नहीं, हम भी संपर्क में थे, लेकिन उस संपर्क का कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे आज हम कह रहे हैं बार बार कि आप जो है सामाजिक कार्य किसी भी आप व्यक्ति को आगे कीजिए और हम आपका साथ देंगे, आपसे नहीं हो पा रहा तो हमें बताइए। सेम सिचुएशन 2019 में थी, बट छोड़िए अब 2019 की बात नहीं करते हैं। जो आज करंट स्टेट हमारे स्टेट की इश्यूज हैं, आप ये देखिए हर स्टेट के अंदर क्या माहौल है। अगर मैं सुरक्षा की बात करता हूँ, आए दिन कहीं ना कहीं ठीक है यादव जी, हर एक स्टेट का तो है, लेकिन जब कांग्रेस या कोई भी कह रहा है या मीडिया ही कह रहा है, मैंने भी दुष्यंत से कई बार सवाल किया, आपकी पार्टी नेताओं से सवाल किए कि क्या किस तरह का इत्तेफाक था कि ज्यादातर जो घोटाले हुए या कथित घोटाले हम कह लें, वो दुष्यंत के पास जो विभाग थे उनमें से ही हुए थे। अब कांग्रेस जब अपनी चार्जशीट में सवाल कर रही है कि हजारों करोड़ के हरियाणा में करीब 50 घोटाले हुए हैं, तो जवाब तो जननायक जनता पार्टी को देना होगा। घोटालों को लेकर बात कर रहे हैं आपसे ज्योति जी, इसके लिए मैं आपको एक जवाब देता हूं कि जितने भी लोग बोल रहे हैं कि घोटाले हुए हैं, तो एक किसी ने भी कोई एप्लीकेशन आज तक नहीं लगाई, पहली चीज। दूसरा, जिन डिपार्टमेंट्स की आप बात कर रहे हो, 4-4 हजार करोड़ से 11-11, 12-12 हजार करोड़ पे पहुंचे वो डिपार्टमेंट्स, आप उन डिपार्टमेंट्स का ग्रोथ रेट देखिए इन 4.5 साल में। और मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूं, आप दोबारा इस चीज को कभी फिर से प्ले कीजिए अपने इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं, कि आज जब हम 12.5 हजार करोड़ पे छोड़ के गए हैं, तो वो आने वाले 6 महीने के अंदर, अभी 3-4 महीने हुए हैं, आप ये देखिए वो डिपार्टमेंट कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और फिर आप कंपेयर कीजिए कि घोटाले हुए हैं या डेवलपमेंट हुआ है। आरोप लगाना बहुत आसान है। आप अगर मैं आज बात करता हूं, चाहे बीजेपी की भी हो, उस टाइम पे कांग्रेस सरकार ने 10 साल में जो घोटाले किए थे, अभी जो हमारे प्रवक्ता बीजेपी के भी कह रहे थे कि जो है सेक्शन 4 और 6 के नोटिस देकर जमीनें नाम करवा दी जाती थी और सीधा बिल्डर को बेच दी जाती थी। आप वो देखिए वो सारे घोटाले कहां चले गए। जहां बात होती थी, अगर आप बात करते हो चाहे दिल्ली के अंदर जितने घोटाले हुए थे, वो घोटाले कहां गए। बल्कि में आप जहां बात करते हो, जो कांग्रेस अगर आरोप लगाती है कि घोटाले हुए हैं, घोटाले कांग्रेस ने किए जिसका कोर्ट में चल रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे प्रदेश का, अपने पूरे राष्ट्र का हो, वो जमानत पर घूम रहे हैं। उसे बोलते हैं घोटाले, जो कि प्रमाणित है, कोर्ट ने उनको जमानत दे रखी है और वो उसके आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में देखिए तो आपकी पार्टी के जो सुप्रीम नेता हैं वो तो सजा काट कर ही आए हैं, ये तो जमानत पर चल रहे हैं ना, आपके तो दोषी भी पाए गए, सजा भी काट कर आए हैं। उसके ऊपर मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से आज मैं पूरी हरियाणा वासियों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप अगर उसको भी बोलते हैं कि भाई हमारे सुप्रीम जो है उस टाइम ओम प्रकाश चौटाला जी थे और वो भी जेल में गए थे, वो जेल में किस लिए गए थे, उनके ऊपर टीचर घोटाले का आरोप लगाया गया था। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि उस टाइम क्या ये क्लियर नहीं था कि उसके अंदर जो उसमें जिसने गवाही दी थी, वो गवाही देने वाले कौन थे, वो भी कांग्रेसी थे। जिस घोटाले के लिए हम सजा काट के आए, उस सजा काटने के लिए अगर जितने भी टीचर थे, क्या एक भी टीचर को हटाया गया आज तक? अगर एक को भी नहीं हटाया, इसका मतलब वो सही था। और अगर वो सही था तो हम कहीं ना कहीं, चाहे ईडी का जो आज कांग्रेस बार बार नाम लेती है कि डराया जाता, धमकाया जाता, तो क्या तो अदालत के फैसले पर ही सवाल उठा रहे हैं आप? हमारे शीर्ष नेतृत्व को अंदर किया था। हाँ बिल्कुल उठा रहे जी, ये सवाल हुआ है जो आज
तक पब्लिक के बीच में किसी ने डिस्कस ही नहीं किया। आप एक ही चीज बोली जाती घोटाले के, क्या किसी भी घोटाले का आज तक कोई किसी कोर्ट में गया? लेकिन आप अपने गिरवान में जाके आपके हर घोटाले का मैटर, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे दिल्ली का हो, सारे कोर्ट में, सारे आप लोग जमानत पे हैं और अपनी जमानत से अपने आप को बचाने के लिए आप इधर उधर भागकर उनका साथ देते हो। चाहे जितने भी आज तक के लोग अपना राज्यसभा के इलेक्शन हुए, आप इलेक्शंस का हाल देखिए अपनी चलिए, मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। शायद रमन जी को कुछ कहना, रमन जी आएंगे, मैं ओपनिंग स्टेटमेंट सबसे ले देखिए। बट ज्योति जी, मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, हाँ। जो अभी आज का मैटर भी है हमारा, जो प्रशासन जिस तरह से आज हरियाणा की सिचुएशन है, जो क्राइम को लेके देखिए, चाहे डेवलपमेंट को लेके देखिए, और आज सिर्फ जो 3 महीने के लिए जो सीएम बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीते काट रहे हैं जा जाकर, ताकि उनके बोर्ड लगे रह जाए थोड़े दिन बाद। तो क्या इससे डेवलपमेंट नहीं होता है? डेवलपमेंट होता है चलिए, 3 महीने से ज्यादा वक्त तो उनको हो गया बने हुए अभी। ओंकार जी, आप लोगों ने गठबंधन किया है, आप लोग भी, ठीक है, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि पार्टी के लिए संजीवनी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। साथ साथ मत बोलिए मेघराज जी, आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं अच्छा प्रदर्शन हो। कांग्रेस ने जो चार्जशीट दायर की है, आप हम कह लें कि जारी की है, दरअसल जारी की गई है मीडिया में, सभी मुद्दों को इसमें समेटा गया है, सभी मुद्दों को उठाने का प्रयास किया गया है, बीजेपी से जवाब मांगे जा रहे हैं। इनेलो कैसे देख रहे हैं? ज्योति जी, पहले तो मैं बता दूं, आज हमारा बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हुआ है और प्रदेश के हितों के लिए गठबंधन हुआ है। 37 सीट पर बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी और 53 सीट पर हम लड़ेंगे। ये कोई अपनी उसके लिए नहीं है, ये जनता के लिए किया गया गठबंधन है। और आप ये देखना कितनी जल्दी हवा हरियाणा की बदलेगी। देखिए, प्रदेश में इस वक्त 9.5 पौने 10 साल से बीजेपी की सरकार में प्रत्येक वर्ग ज्योति जी त्रस्त है इस वक्त। मुख्य तौर पर प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र। मैं हमेशा कहता हूँ 82.5 लाख परिवार पहचान पत्र बने, उसमें से खट्टर साहब ने बोला था 84 लाख गलती हैं, 47.5 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनी, सारी की सारी गलत। आज तक नगर निकाय विभाग का प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक कर्मचारी इन दोनों आईडी में गलतियां ठीक करने में लगा हुआ है। कभी कैंप लगा रहे हैं, कभी जनता धक्के खा रही है, ठीक नहीं हुए। याशी कंसल्टेंसी को ब्लैकलिस्ट जरूर कर दिया गया, पेमेंट पूरी दे दी गई और उसके ऊपर कोई पर्चा नहीं दर्ज किया गया। ऐसी परिवार पहचान पत्र जिस कंपनी ने बनाया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सारे आंकड़े गलत, और गलत आंकड़ों को आधार बना के 10 लाख लोगों के पीले कार्ड काट दिए गए, 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई और लाखों लोगों के आयुष्मान कार्ड काट दिए गए। और मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हमने तो बहुत तरक्की करी है, हमने तो सड़कों पर बहुत जाल बिछाया है। इस सड़कों का जाल पहले भी बिछा हुआ था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम पे केएमपी की नींव रखी गई थी। ठीक है, जब सरकार चली जाती तो केएमपी का तो क्रेडिट सारे ही लेते हैं। किसी के टाइम पर नींव रखी गई, किसी ने प्रक्रिया शुरू की, किसी ने बना दिया गया, बना तब भी सवाल उठे किसने कराया था। चलिए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आज बीजेपी की सरकार से प्रत्येक वर्ग दुखी है। 9.5 साल पौने 10 साल तक इनको याद नहीं आया और आज मुख्यमंत्री महोदय जो चन्नी बनने जा रहे हैं, जैसे पंजाब में चन्नी मुख्यमंत्री बने थे, वो घोषणाओं का पिटारा खोल रहे हैं, कभी प्लाट दे रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। आज अगर इनसे पूछा जाए, कहते हैं 1,32,000 हमने नौकरियां दी। मैं कहता हूं दी, आप ये तो बता दो पिछले पौने 10 साल में कितने लोगों को रिटायर किया। आपने युवाओं का शोषण किया HKRN के नाम पे। HKRN में भर्ती कैसे होती है, कोई क्राइटेरिया किसी को पता नहीं है, पारदर्शिता कुछ भी नहीं है। ये सरकारी ठेका प्रथा है जो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भर्ती करती है। ये बता दीजिए कौन से विभाग में, इनसे पूछ के कौन से विभाग में भर्ती कैसे हुई, ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि HKRN का कोई आंकड़ा ही नहीं है। किस तरह से अप्लाई हो रहा है, कौन सिलेक्ट हो रहा है, कौन रिजेक्ट हो रहा है, कोई सिस्टम नहीं है इनका। हाँ, ये आज भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे पुलिस थाने हो, चाहे बिजली बोर्ड हो, 4 मुख्य विभाग है। और 5वां विभाग है सिविल अस्पताल। सिविल अस्पताल में आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है, वहां पे PPP मोड बना के इन्होंने जनता को लूटने का काम कर दिया है। अब आ जाते हैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस कहती है हमें बीजेपी, हमें 5 सीटें मिली लोकसभा में। मैं मानता हूँ 5 सीटें मिली, हमें वोट भी नहीं मिली, हमें सीट भी नहीं मिली। हाँ। उसका कारण है क्योंकि ये जो चुनाव था ये मोदी वर्सेस जनता था। जनता बहुत भयभीत थी कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री ना बने, और दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा था जो मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। इस सारे द्वंद में जो क्षेत्रीय दल है, चाहे वो हम थे चाहे कोई और था, उन सबको वोट नहीं मिली। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज हमने समझौता किया। आप लोगों को तो पिछले विधानसभा में नहीं मिली थी, तब क्या बात थी ओंकार जी? थोड़ा
मंथन करने का थोड़ा तरीका तो बदलना होगा। पिछले विधानसभा में क्या हुआ था, वो तो पीएम का चुनाव नहीं था, आप केवल एक सीट पर आ गए थे आप लोग। पिछले विधानसभा में ज्योति जी आपको भी पता है कि जेजेपी एक नया दल बन के आया था जिसको 10 सीट मिली थी। वो 10 सीट वो घर से नहीं लेके आया था दल, वो इनालो का ही कार्यकर्ता था और कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस और बीजेपी में चला गया था, जिससे उनकी सीटें भी बढ़ी। अब मैं कांग्रेस पे बात आना चाहूंगा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 2004 से 14 तक का कांग्रेस का जो शासन था, उस शासन में भूपिंदर सिंह हुड्डा ने ओपीएस बंद करी, ये बिल्कुल सर्वविदित है। ओपीएस केंद्र सरकार कानून लेके आई थी, उसमें हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में इनेलो की सरकार थी। लेकिन चौटाला साहब ने देखा कि ओपीएस पेंशन बंद करना ये कर्मचारियों के हित में नहीं होगा, उन्होंने बंद नहीं करी। लेकिन हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री बने, इन्होंने हरियाणा में ओपीएस पेंशन बंद कर दी। 5 जून 2006 को हुड्डा साहब ने रजिस्ट्रियां बंद करी, मैं डेट भी बता रहा हूं, चेक कर लेना। 5 जून 2006 वैध और अवैध कॉलोनियों का फंडा बना के इन्होंने रजिस्ट्रियां बंद करी। आज भी जनता उससे त्रस्त है, आज 18 साल हो गया, जनता आज भी त्रस्त है उससे। और इसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून की जो कमेटी बनी, उसके चेयरमैन हुड्डा साहब थे। उस वक्त क्यों नहीं किसानों के लिए दिया? आज 10 साल के बाद 2004 के 2014 के शासन में सेक्शन 4 और 6 के नोटिस लगे, जमींदारों की और किसानों की जमीनें लूटी कांग्रेस ने। उन सबसे दुखी होके जनता ने 2014 में, क्योंकि मोदी जी की लहर थी, 2014 में बीजेपी को मौका दिया। बीजेपी की मात्र 2 सीट थी 2009 में, 2014 में बीजेपी को मौका दिया। अब 9.5 पौने 10 साल हो गए बीजेपी के शासन को, इसमें 4.5 साल का शासन। ठीक है, गलत किया प्रदेश की जनता के साथ। इन्होंने बोला था बिहार खट्टर का फोटो मोदी की, इन्होंने बोला था इनको यमुना पार बताएंगे, लेकिन ये मोदी जी के ये खट्टर साहब की गोद में डाल के और 4.5 साल इन्होंने खूब। ठीक है ओंकार जी, आपने सारी पार्टियों को लेकर बात कर ली। मैं बीजेपी से जब हम चार्जशीट को लेकर बात करते हैं, गहलोत जी चलिए कहिए। अब ये बीजेपी को गालियां निकालते हैं, ये तो बीजेपी ने लात मार के बजाया इनको, अगर ना बजाया होता आज भी उनके पिछलगू बने होते। बीजेपी अगर इनको बाहर ना निकालती, चुपचाप रातों रात सीएम चेंज ना होता, तो क्या दुष्यंत चौटाला खुद इस्तीफा देते? कभी भी न देते। इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, आज ये अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी को गालियां देते हैं। आप देखना आने वाले चुनाव में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि जनता कांग्रेस की तरफ देख रही थी, क्योंकि विकल्प नहीं नजर आ रहा था। अभी तो क्योंकि बीएसपी और इनेलो आज की तारीख में हम जब बात करते हैं कि आज अगर चुनाव हो जाए तो कम से कम ऐसी स्थिति है नहीं। अब आने वाले 3 महीनों में आप कितना माहौल बदल पाएंगे देखना होगा। सवाल नंबर 2 जो है गहलोत जी, मैंने आपसे बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछा था कि केंद्र सरकार ने हरियाणा को सबसे अनसेफ क्यों कहा है। कांग्रेस ने अलग अलग बिंदुओं में इसमें आंकड़े भी दिए गए। एसपीआई की रिपोर्ट में हरियाणा सबसे अनसेफ है। रोजाना हरियाणा में 4 से 5 रेप हो रहे हैं एनसीआरबी के मुताबिक। क्राइम रेट 16.2 से बढ़कर 31.8% हो गया के। दलितों पर जो अत्याचार के वो 96% बढ़ गया के। महिलाओं के खिलाफ क्राइम हरियाणा में सबसे ज्यादा हो रहा है। 3 से 4 मर्डर रेट के साथ हरियाणा देश में तीसरे नंबर पर। तो क्राइम को लेकर लगातार विपक्ष घेर रहा है, इसमें केवल कांग्रेस नहीं बल्कि इनेलो भी सरकार को घेर रही, जेजेपी भी हालांकि सवाल उठा रही है। तो कानून व्यवस्था आज की तारीख में एक बड़ा मुद्दा हो गया है, एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो कांग्रेस ने एलिगेशन लगाए हैं उनसे जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने सबसे पहले बैकवर्ड और एससी की बात की। देखिए, हमने तो बैकवर्ड क्लासेस से मुख्यमंत्री बना दिया, अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वो भी डिक्लेयर करे। फिर इन्होंने एससी की बात, जब इनके पार्टी में अशोक तंवर जी थे तो किस तरह से उसकी टांग तोड़ दी थी। इनकी पार्टी के नेता इन्हीं की पार्टी के नेताओं की टांग तोड़ रहे थे। और फिर शैलजा जी जब प्रधान थी तो किस तरह से इन्होंने उसको नहीं, जब दलित और पिछड़े वर्ग की आप बात कर रहे हैं तो सवाल नंबर 8 भी इसमें पूछा गया है कि सरकार ने पहले क्रीमी लेयर को 8 लाख से घटाकर 6 लाख क्यों किया ओबीसी के लिए। हरियाणा वासियों का आरक्षण खत्म करने के लिए बाहरियों का डोमिसाइल 15 साल की शर्त को 5 साल क्यों किया। एचआरएन के जरिए नौकरियों में एससी ओबीसी का आरक्षण खत्म क्यों किया। पक्की नौकरियां खत्म करके आरक्षण को खत्म किया। बहुत सारे आरोप एससी बीसीए को लेकर ओबीसी को लेकर लगाए गए हैं। सवाल नंबर 8। देखिए, या तो ये कांग्रेस के जो लोग हैं इनको जानकारी नहीं है। हमने तो 6 लाख से बढ़ा के 8 साल करीब बढ़ा दिया।
हाँ कर दिया ना, तो ये तो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब हमने एक चीज करी थी तो उसको ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये तो देखिए इनके पास घिसी पिटी कोई बातें है नहीं। और दूसरा भ्रष्टाचार तो मैं आ जाता हूँ, किस पार्टी के नेता 6 केसेस में जमानत पर, जिसका राष्ट्रीय स्तर के सारा जमानत पर है, और वो लोग हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का सवाल उठाए। और ये जो 6 केसेस में जमानत पर हरियाणा में है, एक भी केस भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कर रखा। जिन लोगों को इन्होंने प्रताड़ित किया था, जिन लोगों को इन्होंने जुल्म किया था, ये सारे उन लोगों ने केस किए हुए हैं। चाहे जमीन का घोटाला है, चाहे नौकरियों का घोटाला है, चाहे SSIDC प्लॉटों का घोटाला है। और जो 18 इंस्पेक्टर इन्होंने भर्ती किए थे, जो 9 के 9 अपने रिश्वत अपने रिश्तेदारों को लगा लिया था, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स 154 आए थे, वो कोर्ट में गया है और कोर्ट ने उस लिस्ट को भी संदिग्ध मान लिया। ये तो सारे कारनामे ऐसे करते हैं, ये कैसे किस मुंह को लेके जाएंगे? ऐसे भ्रष्टाचार की बात करेंगे लोगों के सामने, लोग भूले नहीं है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, इस तरह से SC का और BC का इनके राज में अपमान हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब लोग जानते हैं। चलिए, समय थोड़ा कम है, मैं लास्ट कमेंट की ओर बढ़ रही हूँ। रमन जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए ज्योति जी, मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से आज कहना चाहता हूँ। बीजेपी ने 10 साल झूठ के परिंदे लोगों को सुनाए, हरियाणा के लोगों ने सुना। बार बार ये लोग एक बात कहते रहे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी। आज हरियाणा की जनता ने दोनों को नकार दिया। ना तो वो बहुमत में आए, मनोहर लाल खट्टर जी को पहले ही 2019 में नकार दिया था। 75 पार का नारा देने वाली सरकार बहुमत में नहीं आ पाई। यहाँ पे 400 पार का नारा देने वाली सरकार बहुमत में नहीं आई। आज हालात ये हैं कि ये सिर्फ एक लिपा पोती 2 महीने तक करना चाहते हैं। हाथ में इनके अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ झूठे वादों के सिवा। मुझे एक चीज बता दीजिए, ऐसा 2 महीने में क्या हो गया कि आज ये सारी बातें मानने को तैयार है? क्योंकि जमीनी धरातल पे जमीन इनकी खिसक चुकी है। आज तो सरपंचों को भी बुला रहे हैं, आज तो हर किसी को बुला रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जो आज हालात हैं, हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी सिर्फ उन हालात पे चर्चा करना चाहती है। क्या लाखों बच्चों ने विदेशों में पलायन नहीं किया? क्या कोई किसी को सरेआम गोली नहीं मार रहा? प्रॉपर्टी ID, फैमिली ID के नाम पर जनता त्रस्त नहीं हुई? कौशल के जरिए, कौशल रोजगार निगम के जरिए क्या सरकारी नौकरियों को खत्म नहीं किया? ये मुद्दे हरियाणा की जनता के मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। बीजेपी के पास इनका जवाब नहीं है। ये पता नहीं कौन से दौर की बात शुरू कर देंगे। अरे भाई, 10 साल से आप सत्ता में हो, आप ये बताओ कि ये हरियाणा का जो बेड़ा गर्क किया आप लोगों ने, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप लोग जिम्मेदार। आज आप सिर्फ अपना पल्ला झाड़ सकते हो किसी पे भी उंगली उठा के, लेकिन लोगों ने आपका 10 साल वो चेहरा देखा है जिस चेहरे से सरपंच हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, हर कोई तंग रहा, पिटाइयां हुई अगर वो अपनी मांग को लेके आया। किसान फसल बेचने से पहले जेलों में गए हैं। ये हरियाणा का इतिहास है इन लोगों का। जिस देश का प्रधानमंत्री सरेआम नेशनल चैनल्स पर, आप सबके चैनल्स पर आप लोगों ने खूब चलाया कि किसान भाइयों आप वापस लौटियो, आपकी MSP दे दी गई है। कहाँ है वो MSP? 700 किसानों ने शहादत दे दी। हरियाणा किसान की भूमि है, यहाँ भारत का अन्नदाता रहता है। एक तरफ तो ज्योति जी सरकार ये कहती है कि हम 85 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देते हैं, तो अनाज पैदा करने वाला किसान क्यों पीड़ित है? ये सरकार बताए। हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। रमन जी, समय की थोड़ी कमी है, मुझे थोड़ा जल्दी वाइंड अप करना होगा। यादव जी, आपसे लास्ट कमेंट, बहुत संक्षिप्त में। जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज जो है प्रदेश की जो ओवरऑल व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से गोली चल रही है चारों तरफ, और ये बहुत ही निंदनीय है कि अगर हम बात करते हैं स्पेशली अगर गोली की, चाहे वो LD हो, चाहे JJP के वर्करों पे चल रही है, तो कहीं ना कहीं जहां प्रशासन का फेलियर सरकार की तरफ से, वहां विपक्ष भी इस कटघरे में खड़ा होता है कि ये स्पेसिफिक 2 क्षेत्रीय दलों पर ही गोलियां क्यों चल रही है और उसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों क्या कर रहे हैं। साथ में जहां बात करते हैं, अगर हम जो है शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, आज 21वीं सदी में होने के बावजूद बिजली, पानी, सड़क, आप ये देखिए आज CM साहब गुड़गांव के मानेसर में आए थे,
और आप ये जानकर हैरान होंगे कि सड़क पर जो गड्ढे थे उन गड्ढों में मिट्टी भरकर ऊपर से रोलर चला दिया गया। तो इस तरह का डेवलपमेंट चल रहा है और कहीं ना कहीं जनता को देखने की जरूरत है और ये भी देखने की जरूरत है कि क्षेत्रीय दल जो है वो आपकी आवाज को बहुत अच्छे से उठा सकते हैं और आपकी आवाज उठाने के साथ साथ आपकी कार्यों को कर सकते हैं। जहां यूपी में हम कहते हैं कि ओंकार जी, चर्चा का आखिरी कमेंट बहुत जल्दी। ज्योति जी, आज कांग्रेस को मुद्दे नजर आ रहे हैं। 9.5 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जो फेल सरकार साबित हुई। 4.5 साल जेजेपी ने भी लड्डू खाए, खूब मलाई लूटी। आज कांग्रेस को नजर आ रहा है कि बीजेपी में इतनी कमी है। आज से पहले कहाँ थे? 9.5 साल ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति करते रहे। आज इनको नजर आ गया कि चुनाव सामने है। अभी भी इनके कार्यकर्ता किस हल्के में काम कर रहे हैं? सारे के सारे ड्राइंग रूम की राजनीति कर रहे हैं। टिकट मिल जाए, बीजेपी के विरोध में वोट डल जाए और हम जी ओंकार जी, ये काम शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा में शामिल हुए। तो कांग्रेस जो आरोप लगा रही, कांग्रेस जो हिसाब मांग रही सरकार से, उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।